चलिए आज हम लोग एक लेसन पढ़ेंगे और समझेंगे जो बहुत कॉमन और बहुत ज़रूरी लेसन है। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों को पढ़ा रखे हैं, ठीक है, बट अभी आप लोग को ये कंसेप्ट पूरा आज क्लियर कर देना है, ठीक है। देखिए, नागरिक शास्त्र आज पढ़ना है। जैसे कि सामाजिक विज्ञान, आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होता है कि नहीं। भूगोल, इतिहास, फिर इसके बाद अभी आपका नागरिक शास्त्र, फिर एक वो पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। समझ में आ गया। राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र, यानी कि हम लोग जितना भी लोग हैं उन लोगों का शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ध्यान से समझना बाबू आप लोग। इसमें सबसे पहले इस लेसन का नाम है समानता, यानी कि इक्वालिटी, यानी कि बराबर बराबर। इसका मतलब यही होता है कि समानता का सीधा अर्थ यह है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार मिले, है कि नहीं। उसके अलावा इसका मतलब यह नहीं है कि अगर जैसे कि आप समझिए कि सभी लोग यहाँ पे क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, जैसे उसका धर्म या फिर जाति या फिर लिंग या फिर उसका जन्म स्थान की कहाँ जन्म लिया था, कैसा रंग का है, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। इसी वजह से आप लोग नोटिस किए होंगे कि आपका स्कूल में ड्रेस सेम चलाया जाता है, एक ही ड्रेस चलाया जाता है, ठीक है। आप बगल वाला को थोड़ी ना कहिएगा कि ये तो डोम है या दूसरे जात का है, उसको हम बगल में नहीं, हम उसका बगल में नहीं बैठेंगे या फिर नहीं खाएंगे। खिचड़ी जब बटाता है चाहे पढ़ाई होता है तो, समझ में आ रहा है। इसी वजह से स्कूल में भी एक ड्रेस चलाया जाता है कि कोई भी जाति का हो, उन लोग का समान, मतलब कि इक्वल हो, सब लोग बराबर हो। अब देखो, इसमें सबसे मेन क्या समझना है कि ये अलग अलग प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है। समानता, इक्वालिटी अलग अलग टाइप का होता है। वो दो अभी 3 हम समझाएंगे, ठीक है। पहला आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी को राजनीतिक समानता भी कहा जाता है। और दूसरा सामाजिक समानता, जिसको सोशल इक्वालिटी भी कहा जाता है। और तीसरा आर्थिक समानता, यानी कि इकोनॉमिकल इक्वालिटी कहा जाता है। ये 3 टॉपिक समझ लेंगे तो आप लोग अगर कोई भी देख रहे हैं या फिर आप लोग सुन रहे हैं अभी जो समझ रहे हैं, अगर आप क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में हो, मतलब 10 तक का पूरा कवरेज इस लेसन में हम आपको करा देंगे। समझ में आ गया। पूरा कवरेज हो जाएगा। समानता एक ऐसा लेसन है जो मतलब आपको पूरा डिटेल में अभी हम बताएंगे, बस सुनते जाइए आप लोग, ठीक है। और एकदम वादा है कि इसमें हम जो भी बताएंगे एक भी डाउट नहीं बचेगा और एकदम तगड़ा बताएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब देखिए, सबसे पहले समझना है कि राजनीतिक समानता, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन, इसमें नेता कोनो कितनों कुछ बोल ले, उससे मतलब यहाँ पे नहीं है कि नहीं बाबू। सीधा बात है कि नियम कानून तो हम लोग को यही कहता है कि भारत में वर्ष 18 वर्ष से ऊपर, ओए ठीक है, 18 वर्ष या फिर उससे ऊपर के लोग जितने भी हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वही वोट देकर सरकार को चुनेंगे, सरकार नहीं चुनेगी। समझ में आ गया। उसके बाद चाहे उनका आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, पढ़ने में कितनों गधा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, शिक्षा का स्थिति कुछ भी हो चाहे उनका आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, वो लोग 18+ होंगे तो वोट देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा चूल्हा, उसके बाद हो गया इसी को कहा जाता है एडल्ट फ्रेंचाइजीज भी कहा जाता है। एडल्ट फ्रेंचाइज इसी को कहा जाता है इंग्लिश में। चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर जैसे कि हर एक नागरिक है, कोई नागरिक है सपोज करिए, तो हर एक नागरिक को देश के चुनावों में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का बराबर का अधिकार है, यानी कि कोई भी उसमें खड़ा हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको बता दिए हम राजनीतिक समानता के बारे में, ठीक है, जिसमें 2 बताए हैं। एगो एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो 18+ के लोग वोट देंगे, और दूसरा चुनाव लड़ने का उनको अधिकार पूरा का पूरा बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। दूसरा समझिए अब, सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वालिटी समझना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि समाज में देखिएगा बहुत विडम्बना यहाँ का खराब है हमारे समाज में। मतलब आप कितनों 4 गो मतलब कितना भी अच्छा करिए, आपको गलियाने के लिए 4 गो, 2 गो अच्छा करेगा ना तो 10 गो गलियाने के लिए लोग तैयार रहता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे तनी मनी गाड़ी किना गया, समझ में आ रहा है, गाड़ी उड़ी किन लिया, सब घर बना लिया, तो ऐंठ के चलता है, मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, ये है, हाँ? ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है। ये सब बहुत गंदा नियम है ये सब। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में कोई भी व्यक्ति दूसरे से श्रेष्ठ या फिर निम्न नहीं है, सब लोग बराबर है। समझ में आ रहा है, सब लोग बराबर है। दूसरा, छुआछूत का अंत होना चाहिए। छुआछूत पहले, जैसे पहले माना जाता कि मंदिर में कोनो अगर ऐसा आदमी डोम उम घुस जाए या चमार उमार घुस जाए, ऐसा कहा जाता था कि अगर कोनो घुस जाए मंदिर में तो मंदिर क्या हो जाता था, अछूत, तो उसको धोना पड़ता था, तो उस सबको भगाना, उस सबको मारता था, सब भगाता था सब,
ये सब बहुत ख़राब बात है। ठीक है, हर व्यक्ति को मतलब ऐसे करना चाहिए कि इस पर एक नियम निकलना चाहिए। हालांकि इस पर नियम निकला हुआ है आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत का जो भावना है इसको समाप्त कर दिया गया है। समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कब का आदेश दे दिया है, आर्टिकल 17 के हिसाब से। समझ में आ गया? अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो समानता हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, हम लोग नागरिक शास्त्र में पढ़ रहे हैं। तो नागरिक शास्त्र जो है वो संविधान के अंदर में ही ना आएगा। अब संविधान जो है, संविधान में बताया था कि 22 गोलेसन 395 आर्टिकल है, उसमें नियम कानून बनाया गया है। शेड्यूल उसमें 12 गो है। समझ में आ गया? तो उसी में नियम वगैरह सब बनाया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसे अब आर्टिकल 17 कहता है कि कभी भी छुआछूत का भावना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो कौन कंप्लेन कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पूरा एकदम अलग टाइप का सीन हो जाएगा। दूसरा, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच। अब जैसे कोई लोग जाएगा, पोखरा जाएगा, सड़क पे जाएगा। अब जैसे गाड़ी चलता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं आएंगे यही जाएंगे, सिर्फ ऐसा थोड़ी होता है, सब लोग जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये सब नियम हमारा यहाँ पे है। नहाने के घाट हो, चाहे दुकान हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या फिर सार्वजनिक कुआं जो रहता है कुआं, वहाँ पे भी जाने का बराबर का अधिकार है। समझ में आ गया? तीसरा, आर्थिक समानता समझना, यानी कि पैसा से रिलेटेड। गधा इधर देखो बेवकूफ़। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक समानता समझना है, यानी कि आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका मतलब है कि सभी को अपनी आजीविका कमाने के अवसर मिले। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग काम करेंगे और सबको अपना पैसा कमाने का और अपना खाना पीने का खर्चा जो भी है अपना निकालने के लिए उनको पूरा का पूरा बराबर अधिकार मिले। समझ में आ गया? इसका मुख्य पहलू ये है कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि समान यानी कि ऐसा काम दीजिए कि उसके हिसाब से उसको पैसा भी मिल जाए। ये ना कि काम करा लिए, मतलब मान के चलिए कि 1 महीना आप पैसा दे रहे हैं उसको 1 महीना 20 दिन बाद या फिर 1.5 महीना बाद, तो ये सब बहुत ख़राब बात है, गलत बात है। ये सब चीज़ समाज ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इसी वजह से गांव के लोग भी देखिए होगी तुम, सब लोग कहाँ चला जाता है, बड़ा बड़ा कंपनी में या फैक्ट्री में, बड़ा बड़ा दूसरे राज्य में चला जाता है। समझ में आ गया? अब इसी वजह से अब यहाँ पे अब हालांकि बिहार में अगर ऐसा कोई काम करता है, सपोज करो, तो यहाँ पे बिहार में तो एक तो फैक्ट्री वगैरह कुछ है नहीं ना है। अब मान के चलो कोई लोग अगर काम भी करता है तो जितना काम करता है उसके हिसाब से पैसा नहीं मिलता तो सब लोग बाहर भाग जाता है। क्या करेगा यहाँ पे रुक के, है कि नहीं? सीधा नॉर्मल बात है। आगे समझो। इसका मुख्य पहलू क्या है कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका मुख्य पहलू है कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि पुरुष और महिला को एक ही काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि आईपीएल जो चल रहा है, आईपीएल, तो आईपीएल में अभी सब जितना मेल क्रिकेटर, जितना भी इंडियन क्रिकेटर में, जितना विराट कोहली, धोनी और ये जो जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं या फिर कोई भी क्रिकेटर है, समझ में आ रहा है, तो उस क्रिकेटर को जितना पैसा मिलता है उतना ही अब लड़कियों लोग को भी मिलने लगा है। समझ में आ गया? लेकिन इसी में कुछ प्लेयर को लग रहा था कि अरे ऐसा काहे हो गया, अरे भाई तुम एक प्लेयर और प्लेयर की तरह रहो, है कि नहीं? अब वहाँ पे सरकार ना डिसाइड करेगी क्या करना है, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना होगा भाई। सरकार डिसाइड कर दी कि लड़का लड़की सब बराबर है, वो लोग भी खेल रही है, वो लोग भी मेहनत कर रही है। समझ में आ रहा है? इसी पे बहुत लोग डिबेट कर देता है कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? आगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वलिटी समझना। हमारे संविधान के हिसाब से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग का कहता है, माना गया है। इसमें क्या है कि कानून के सामने सब के सब लोग बराबर है। कानून के सामने अगर कोनो नेतागिरी अपना दिखाएगा नहीं चलेगा। समझ में आ गया? कानून के सामने नेतागिरी नहीं चलेगा। अब जैसे मान के चलो कि हम टीचर है, पढ़ा रहे हैं, मेरे सामने मान के चलो यहाँ पे अगर 20,000 बच्चा बैठा के पढ़ रहा है, सपोज करो, तो मान के चलो अगर बच्चा पढ़ रहा है वो सब, तो उसमें से कोई कहेगा कि हम दादागिरी कर देंगे, नहीं सर ऐसे क्या हुआ, ये हुआ, वैसे थोड़ी ना होगा, वैसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मान के चलो कि हम ही हैं, तो सामने वालों का क्या होगा कि हम जो नियम लगाएंगे उसके हिसाब से ना सबको चलना होगा। लेकिन हाँ, हम ऐसा नियम लगाएंगे कि ताकि किसी को कुछ दिक्कत ना हो, सबका काम हो जाए। समझ में आ गया? तो कानून के नज़र में सब लोग बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नॉर्मल लोकल लोग हो, ठीक है, या टीचर लोग, डॉक्टर लोग, कोई भी हो, सब के सब लोग क्या हैं, बराबर हैं। बुझा गया? ठीक है। अगला देखिए, भेदभाव का निषेध होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आ गया बाबू? दोनों को पीटने लगेंगे हम अभी, चुपचाप सुनो,
ठीक है। अब उसके बाद है अवसर की समानता यानी कि मौका। अब जैसे सरकारी नौकरी का फॉर्म भराता है तो सबके लिए भराता है भाई, सब लोग भरेगा। अब ये कुछ दिन पहले हो गया था कि नहीं, कि जैसे ओबीसी या जनरल के बीच में हो गया था कि ओबीसी का सीट थोड़ा सा बढ़ाया गया था, जनरल का थोड़ा कम किया गया था, तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो गया था। तो फिर संविधान को ये नियम लगाना पड़ा कि चलो ठीक है भाई, हम आपके लिए भी थोड़ा सा सीट बढ़ा देते हैं, तब जाके मैटर क्लोज हुआ, ना तो मैटर बहुत बढ़ गया था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे समझिए, समानता को लागू करने का तरीका क्या होगा। अब जैसे मान के चलिए हम ही पढ़ा रहे, तो हम कैसे लागू करेंगे, ऐसे लागू करेंगे कि एक तो कानून के द्वारा क्या है वो, दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा लगाएंगे। अगर सरकार, जैसे सरकार दो तरह से काम करता है इस पर, दो तरह से, एक तो कानून के द्वारा और दूसरा सरकारी योजना के द्वारा। समझ में आ गया। तो कानून के द्वारा मतलब क्या होता है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, मतलब ऐसा नियम हो जो बराबर हो, ऐसा अधिनियम हो जो पारिश्रमिक हो। मतलब जैसे सपोज करो कि अगर मान के चलो कि कोई अगर बच्चा है 4 घंटा मेहनत कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो कि कोई भी कैटेगरी का हो, जैसे अब स्कूल होता है तो स्कूल होता है, अब तुम क्लास 4 में है चाहे बच्चा कोनो 10 में है। अब छोटा बच्चा को सपोज करो कि जैसे मान के चलो कि 5-6 में है, तो वो कितना मान के चलो स्कूल में 6-7 घंटा पढ़ता है कि नहीं, और क्लास 10 में भी होगा वो 6 घंटा पढ़ता है कि नहीं। समझ में आ रहा है, तो ऐसा है। दूसरा उसके बाद कानून के द्वारा हो जाएगा, दूसरा सरकारी योजना के द्वारा होगा। जो सरकारी योजना आता है कि नहीं, जैसे अभी आप लोग योजना के बारे में सुने होंगे कि जितने भी नीचे कैटेगरी के लोग थे, है ना। चलिए अब आगे ध्यान समझिए, तो सरकारी योजना के द्वारा होगा कि उन समुदायों की मदद करना जो बहुत पिछले कई वर्षों से असमानता का शिकार रहे हैं, जिनको मतलब बराबर चीज़ें नहीं मिला। अब जैसे देखो जितने भी SC ST कैटेगरी के जो लोग थे, जैसे अभी बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में अभी एक घर के लिए पैसा दे रही है कि नहीं सरकार, 1-1.5 लाख रुपया दे रही है नीचे का तबके के जितने भी लोग हैं, ताकि वो लोग भी घर बना के रह सके। समझ में आ गया है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके अलावा अब आगे बढ़िए। अब देखिए योजना का नाम तो सुनबे किए थे, अभी जस्ट एगो आजीविका वाला भी आया था कि आप लोग पैसा लेके अपना बिजनेस बना मतलब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपको तो सब चीज़ दे ही रही है भाई। एगो आप लोग मिड डे मील सुने हैं, मिड डे मील स्कीम चला था एगो, कि इसके माध्यम से अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। समझ में आ गया, जिससे समाज में समानता और भाईचारा बढ़ता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें चुनौतियों को थोड़ा समझते हैं कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारा जातिवाद को लेके, गरीब को लेके और लैंगिक भेदभाव होता है। आज के लोग, लड़की लोग अगर गांव में देखेंगी तो लड़की या औरत देखे मुंह छुपा के जाती है, मुंह बांध के जाती है। समझ में आया। तो सोचो बहुत ख़राब विडम्बना है कि शुरू से मतलब अजीब टाइप से यहाँ का सेट किया गया, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है कि देखो ध्यान समझना आप लोग, कि केवल कागज़ों पर पूरा नहीं होता है। जैसे कुछ मान के चलो कि आज भी हमारे समाज में भेदभाव वगैरह सब चीज़ हो रहा है सब, तो समानता यानी कि बराबर जो इक्वालिटी है, समानता, वो सिर्फ कागज़ पे पूरा नहीं होता है। वो कहाँ पे पूरा होता है कि इसे अपने व्यवहार में लाना और सभी का सम्मान करना ज़रूरी है। अपने व्यवहार में यानी कि मैनर में, हैबिट में लाना ज़रूरी है, आदत में लाना है, कि मतलब हम लोग को सबको क्या करना है, आदर करना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग का क्या होना चाहिए कि आपका व्यवहार में वो चीज़ें आना चाहिए और सभी का सम्मान यानी कि सबका इज्जत करना चाहिए। समझ में आ गया। ऐसा अगर लोग रखेंगे सोच तो क्या होगा, हमारा समाज और बेहतर होगा, है कि नहीं। चलिए आप लोग को एक फ़ोटो दिखाते हैं मोबाइल से, देखिए फ़ोटो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दिख रहा है। इसमें नॉर्मल समझिए कि क्या दिया हुआ है, वही समझा रहे हैं। इसमें क्या है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में वो फिल्म था, मूवी, उसमें जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का, ठीक है, उसको क्या हुआ ना कि जो मतलब जो जूता पॉलिश करने वाला था और जो जूता पॉलिश करवाया था, तो जो जूता पॉलिश करवाया था ना वो पैसा इसे फेंक के दिया था, तो वो लड़का पैसा नहीं लिया। बोला कि यार ये गजब हाल है यार, ये सबका पागल उगल है क्या यार ये सब। समझ में आ रहा है कि ऐसे पैसा फेंक के देगा और हम ले लेंगे, नहीं कभी नहीं लेंगे। समझ में आ गया। तो क्या क्या वो नहीं लिया, क्योंकि वो उसका क्या समझना था, वो मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, यानी कि उसका काम को भी लोग इज्जत करें। ठीक है, और जैसे जितना मेहनत से वो जैसे काम किया है वैसे ही उसका रेस्पेक्ट से उसका पैसा मिलना चाहिए, भुगतान करना पड़ेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए आगे समझाते हैं। ये एक फ़ोटो देखिए, इसमें कितना मस्त अच्छा चीज़ ये देख के यहाँ पे दर्शाया हुआ है, दिख रहा है ना।
हाँ, इसमें सिंपल है कि इसमें फ़ोटो में क्या दिया है ना कि जैसे बच्चा लोग बैठा हुआ है, उन लोग को खाना खिलाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें क्या किया जा रहा है कि जो उत्तराखंड का ये एक है, उत्तराखंड में जो दोपहर का खाना होता है ना, तो बच्चों लोग को खिलाया जाता है, तो वही खाना समझ में आ गया। तो इस पिक्चर में क्या दिया गया कि उत्तराखंड में एक जैसे शासकीय शाला में, जैसे कैसे धर्मशाला होता है वैसे ही शासकीय शाला में बच्चों को बैठा के दोपहर का भोजन कराया जा रहा है। समझ में आ गया। इसी देखिए, अब ध्यान से समझिएगा इसके आगे का। जीवन सुधारने के लिए कार्यक्रम और योजना लागू किया गया है बहुत सारा सरकार के द्वारा। ये योजनाएं यह बताती हैं कि तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम है कि जो दोपहर का भोजन की व्यवस्था करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है कि नहीं, ठीक है। यह योजना भारत में सबसे पहला तमिलनाडु स्टेट का शुरू में 2001 में उच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्चतम न्यायालय मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। मतलब 6 महीना के अंदर चालू हो जाना चाहिए, ऐसा नियम लगा। समझ में आ गया। कब का बात था, 2001। सबसे पहले कहाँ था, तमिलनाडु में। समझ में आ गया। कितना महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि इस कार्यक्रम से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े। बहुत ही अच्छा लोगों को लगा कि हाँ ये चीज़ अच्छा काम हो रहा है ना। तो ये जो खाना वाला जो था दोपहर का खाना, बहुत अच्छा बात था, मतलब ऐसा चला। शिक्षक यानी कि टीचर बताते हैं कि पहले खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल नहीं लौटते ही नहीं थे। लेकिन अब जब से स्कूल में दोपहर का भोजन का नियम लग गया है, उनकी उपस्थिति में बहुत सुधार आया है। और वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने मतलब क्या होता था, घर आना पड़ता था, तो अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। समझ में आ गया। अब दोपहर का जो भोजन का कार्यक्रम जो चलाया गया था, वो निर्धन यानी कि गरीब बच्चों के लिए चलाया गया था कि उनका भूख मिटाया जा सके, जो हमेशा खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण वो अपना पढ़ाई पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो भाई हम इसीलिए एक बार और वीडियो बना के भी डाले थे कि जैसे आप पढ़ाई के लिए करवा रहे हैं, वैसे ही अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है तो स्पोर्ट्स के लिए भी आप लोग करिए कि कम पैसा में अच्छा बच्चा को फैसिलिटी दिया जाए, ताकि वो लोग मतलब उसको ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जाए जिससे उन लोग को भी फैसिलिटी मिले। नहीं तो पता चलेगा कि जो बच्चा का जो टैलेंट है वो ऐसे ही रह के फिर ख़त्म हो गया। चलिए आगे देखिए, इसका मुख्य कारण क्या होता है उसको समझाते हैं। अच्छा, इसको अब बताने से थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हम लोग का नियम कानून सारा वही, जबकि जाति के वो डोम थे, डोम। समझ में आ रहा है। जब देश आज़ाद हो रहा था, तो आज़ादी के बाद हम लोग का जब वो संविधान का जो किताब बना, तो सब नेता लोग अपने में मतलब बहसबाजी ये वो, समझ रहे हैं, अलग टाइप का सीन चल रहा था। उस टाइम ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। समझ में आ गया। और जब ये पढ़े लिखे इंसान हैं और वो नियम कानून का एगो किताब बना दिए कि हमारा देश में नियम ऐसा चलेगा, किसी का हिम्मत मजाल जो हटा दे नहीं। समझ में आ गया। वो जो नियम बना दिए वो रहेगा तो रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई में मन लगाइए और खूब मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। समझ में आ गया। इसलिए पढ़ाई खूब करिए। जितना पढ़ोगे उतना ही जीवन में आगे चलते चले जाओगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही बोलते हैं कि अपने आत्मसम्मान का यानी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का दांव लगाकर जीवित रहना, मतलब जिंदा रहना बहुत ख़राब बात है। आत्मसम्मान जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति का कोई कीमत नहीं होता है। समझ में आ गया। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई के रास्ता पर चलना पड़ता है, और जो रास्ता कठिन होता है वो बहुत सच में कठिन होता है। सफलता इतना आसानी से किसी को थोड़ी ना मिलता है। सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जब लगे कि आपको चीज़ कोई दिमाग ख़राब हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ता पकड़ लिए हैं, ठीक है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष ही एक आदमी बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त
कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, आदमी तो आज नहीं तो कल मरना ही है कि नहीं। लेकिन यह व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है कि नहीं। आप अगर अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे लगा के या फिर अपना कोई आपको उसके प्रति आपका मतलब कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वैसा होने नहीं देना है। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हम ये बोल रहे थे कि इसके अलावा इसका मुख्य कारण जो समझा रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, उसमें लौटते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है कि इस दृष्टिकोण में धीरे धीरे बहुत सारा चेंजेज आया। लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के खिलाफ है, फिर भी लोग जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, महिला होने पर ये सब चीज़ें पे असमानता का व्यवहार तब भी लोग करते ही हैं। अभी का दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए तो इस सब चीज़ को मतलब इस दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है, यानी कि तभी हम लोग चेंज कर सकते हैं जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं, यानी कि कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। समझ में आ गया। और व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो उसको सम्मानजनक यानी कि एक रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए। ठीक है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है ये। ठीक है, जिसमें व्यक्तियों और अलग अलग समाजों को सहयोग देना है। ठीक है, इस किताब में हम लोग आगे इस बारे में हम लोग और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी समझना है कि अन्य लोकतंत्रों के सामने समानता मुद्दे क्या हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा जहां असमानता का अस्तित्व है, यानी कि ऐसा लगता है ना कि हम ही लोग का देश में खाली ये सब होता है, बाकी देश में नहीं होता है, और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है, अभी संघर्ष चल रहा है। ठीक है, सच तो यह है कि संसार के अधिकांश यानी कि जितना भी ज़्यादातर देश है जो लोग खुद कहते हैं कि हम आज़ाद हैं या फिर लोकतंत्र हैं, ठीक है, उसमें भी समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, अमेरिका, आप लोग देखें, अमेरिका का नाम सुने हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, समझ में आ गया, उन लोगों के पूर्वज यानी कि अफ्रीका के तरफ के जो अमेरिका के तरफ के जो अफ्रीकी लोग हैं, उनके पूर्वज यानी कि पहले के लोग क्या थे, वहाँ पे गिरफ्तार थे। समझ में आ रहे हैं, मतलब कि गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। असमान मतलब क्या होता है कि वो बराबर उनको नहीं देखा जाता है, बराबर अवसर नहीं मिलता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। समझ में आ गया, क्या शुरू हुआ था? आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1950 के आखिरी में। समझ में आ गया असमानता। अब देखो, इसके बाद हुआ था, इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में इससे पहले बहुत सारा मतलब क्या थे, असमानता का व्यवहार होता था। मतलब अजीब टाइप से ट्रीट किया जाता था। जो लोग नीचे के तबके के लोग थे वो नीचे ही रहेंगे, ऊपर के लोग ऊपर ही रहेंगे, जो नेता है वो नेता ही रहेगा। कोई भी अपना पावर छोड़ना नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है, कोई आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ था वहाँ पे। और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। कानून, नियम कानून जो था, हालांकि यहाँ पे हम लोग का भारत का कानून तो ये कहता है कि सब लोग को बराबर अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ का कानून ऐसा है कि वो लोग मानता ही नहीं है। बताओ, तो हम लोग का देश बनिए कि वो सबका हम ही लोग का देश बनिए है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण के लिए समझो कि जैसे बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, आगे नहीं बैठ सकते थे या बीच में नहीं बैठ सकते थे। या फिर जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब अगर कोई गोरा आदमी आया ना तो अपना सीट से काला लोग उठ जाते थे, चाहे वो लोग जो अफ्रीका के लोग थे। समझ में आ गया। और अफ्रीका के लोग हालांकि थोड़ा सा काले ही रहते थे पहले के समय में। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे समझिए, रोजा पार्क्स 1913 से 2005 तक का, ठीक है, रोजा पार्क्स नाम लिए हैं, 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। समझ में आ गया। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। बोला कि हम नहीं देंगे। उस दिन उन्हें इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल
राइट्स मूवमेंट कहलाया, सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। समझ में आ गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम, ये नियम चला था, उसके हिसाब से नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया, यानी कि मना कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीका अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। किसके लिए? जो वहाँ के लोकल सब था, वहाँ के लिए, जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए खोले गए थे। ठीक है। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। बात तो सही है, गरीब है कि नहीं? अभी भी गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए ही समर्थ हैं जहां कम सुविधा और कम योग्यता वाले टीचर हैं। समझ में आ गया। अब हालांकि हम लोग का भी देश में ये सब चीज़ थोड़ा है कि जैसे जो अब मान के चलिए, जैसे कि इधर जैसे लोकल में गाँव साइड में कैसे स्कूल होता है, तो उधर ही अब टीचर कितना ही पढ़ा लिखा रहता है, फिर उसके पास ज्ञान कितना रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीज़ है। ठीक है। अधिकतर ये तो समझा दिए। हाँ, जहाँ कम सुविधाएं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं और या फिर उन्हें क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे समझिए। अब ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 जो हम अभी जैसे समझाए थे, तो उसमें धर्म हो या जाति हो या लिंग हो या फिर आप कहाँ जन्म लिए हैं, इसके आधार पर पहला, राज्य जो है किसी भी यानी कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति या मूल वंश या जन्म स्थान या इसमें से भी किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इसमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सिनेमा हॉल में प्रवेश या फिर राज्य निधि से पोषित या फिर साधारण जनता के लिए के प्रयोग में, जैसे कुआं तालाब वाला हम बात बोल रहे थे, उस सब का प्रयोग करने का बराबर अधिकार मिलेगा। इसके संबंध में ये सब चीज़ था। अच्छा, लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ क्या है, ये भी बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे हम अभी थोड़ा देर पहले, कि किसी भी देश को पूरी तरीक़ा से लोकतंत्र यानी कि आज़ाद नहीं कर सकते हैं। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए मीनिंग यानी कि अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। समझ में आ गया? इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सभी व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके अलावा पाठ को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि व्यक्तियों की समानता और उसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल बात, लोकतंत्र यानी कि आज़ादी की बात कर रहे थे हम, तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल चुनाव नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ जनता का यानी कि लोगों का भागीदारी और उनका अधिकार को प्राथमिकता दिया जाता है। समझ में आ गया? इसके मुख्य वैचारिक पहलुओं का विवरण को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला, लोकतंत्र का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक वर्ड से यानी कि ग्रीक शब्द से हुआ है। ठीक है। डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेटिया मतलब होता है कि शासन यानी कि लोगों का शासन यानी कि जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के शब्द में, अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे आप लोग, वो कहते हैं अब्राहम लिंकन कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, न कि नेता के लिए, न कि नेता का शासन है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे समझिए। यहाँ पे लोकतंत्र का अगर आपको मान के चलिए बाबू कि क्लास 9-10 वाला जो बच्चा होता है, चाहे 8-9-10 वाला में, तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकतंत्र का विशेषता बताइए। तो आप क्या बताएंगे विशेषता? तो विशेषता को ध्यान से समझिए कि लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था यानी कि तानाशाही मतलब क्या होता है कि ऐसा करना है, वैसे थोड़ी होता है, एकदम हार्ड रूल। ठीक है। तानाशाही या फिर राजतंत्र से अलग करने वाली कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला क्या दिया है कि प्रमुख यानी कि जो मेन फैसला होगा, प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ होगा। ठीक है। चलो ध्यान से समझो बाबू।
तो इसमें क्या है कि जो मेन फैसला है निर्वाचित नेताओं के हाथ में है कि नहीं। निर्वाचित नेताओं जैसे शासन की बागडोर उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में समझो कि पाकिस्तान में आप लोग नाम सुने हैं, जनरल मुशर्रफ के समय निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं था। समझ में आ गया, वो लोग के पास शक्ति नहीं था, जिसे वो लोकतांत्रिक नहीं माना गया, वो लोग आज़ाद नहीं माना गया उन लोग को। समझ में आ गया बात। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। चुनाव केवल नाम के लिए नहीं होना चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को पास हारने का समान अवसर होना चाहिए। समझ में आ गया। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, हर एक वयस्क यानी कि जितने भी जो नागरिक हैं उनको एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट बहुत कीमती होता है। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान समझना है। अब सरकार को संविधान द्वारा तय बुनियादों, कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, है कि नहीं। वह अपनी मनमर्जी फैसले नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, लोकतंत्र में पक्ष में तर्क क्या होता है। पक्ष के तर्क में यानी कि आर्गूमेंट होता है, वही समझना है, ठीक है। अब देखिए, लोकतंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्यों माना गया था, क्यों माना जाता है, वही समझना है। सबसे पहला जवाबदेही, दूसरा बेहतर निर्णय प्रक्रिया, तीसरा मतभेद और टकरावों को संभालना, चौथा नागरिकों का सम्मान। तो पहले समझते हैं कि जवाबदेही। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अगर कुछ भी होगा, मान के चलो कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा तो सरकार ही जवाब देगी कि आप ऐसा क्यों किए हैं। यदि वह जनता की ज़रूरत पर ध्यान नहीं देती है तो अगले चुनाव में उसको लोग क्या करेंगे, हरा देंगे, सिंपल। बेहतर निर्णय प्रक्रिया। लोकतंत्र चर्चा और परामर्श पर आधारित है। लोकतंत्र किस पर आधारित है, चर्चा और परामर्श पर आधारित है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जिससे गलतियाँ की गुंजाइश कम हो जाती है। बुझा गया बात। अगला, मतभेद और टकराव को संभालना। भारत एक डाइवर्स कंट्री है कि नहीं। सब लोग का खाना पीना, बोलना, परेशानी, ये वो बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि भारत जैसे विविध देश में जहाँ अलग अलग धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, लोकतंत्र शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व का तरीका प्रदान करता है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नागरिकों का सम्मान, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको सम्मान करना चाहिए। यह राजनीति समानता के सिद्धांत पर आधारित है कि जिससे सब गरीब हो या अनपढ़ हो, गरीब और अनपढ़ व्यक्ति को भी वही सम्मान मिलता है जो अमीर और पढ़े लिखों को मिलता है। समझ में आ गया। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब डेमोक्रेसी के खिलाफ में क्या है बाबू, ध्यान समझिए। चुनाव के कारण नेता बदलते रहते हैं, है कि नहीं, जिससे नीतियाँ में निरंतरता नहीं रहती है। नीति हमेशा अलग अलग आते रहेगा, उससे लोगों को परेशानी झेलना पड़ सकता है। फैसला में देरी होता है। चर्चा और बहस के कारण निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता है भाई। भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। चुनावी मुकाबला बहुत खर्चीला होता है। चुनाव जो होता है बहुत खर्चा होता है उसमें, समझ में आ रहा है ना, जिससे भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा मिलता है। लोग ब्लैक में बहुत अलग अलग टाइप का काम कर देते हैं। समझ में आ गया। नैतिकता का अभाव भी होता है। यहाँ केवल सत्ता का खेल होता है, सत्ता नैतिकता के लिए जगह कम बचती है कि नहीं। इसीलिए अच्छे लोग इसमें खड़े नहीं हो पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं और ना ही जीत पाते हैं। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ समझिए। आज के समय में लोकतंत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं है। यह एक सिद्धांत है जिसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। एक परिवार लोकतांत्रिक हो सकता है यदि सब फैसले मिल कर करे तब, ठीक है। एक क्लास जो होता है जैसे कक्षा लोकतांत्रिक हो सकती है अगर टीचर छात्रों को सवाल पूछने का आज़ादी दे दे तब। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या निकला कि लोकतंत्र एक आदर्श स्थिति नहीं है बल्कि अन्य एक उपलब्ध शासन प्रणालियों से बहुत अच्छा है, क्योंकि यह हमें गलतियों को सुधारने का मौका देता है।